हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कुछ और नए सब्जेक्ट हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही इसके पहले आपके 6 विषय के ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। 6 और आपके नए विषय हैं जो चालू हुए हैं। तो उसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कैसे आपको अपनी फ़ोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कैसे रिसाइज करना है और कैसे आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है, कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर पहले विषय देख लेते हैं कौन कौन से आपके विषय यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आपका वाणिज्य यानी कॉमर्स रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस आपका रहने वाला है, इसके साथ आपका इकोनॉमिक्स है और आपका सोशियोलॉजी है और आपका हिंदी और नेक्स्ट आपका इंग्लिश है। तो इस प्रकार से आपकी 6 नए आपके सब्जेक्ट चालू है जिसकी 12 जून से आपके ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ है। इसके साथ आपके जो और अदर सब्जेक्ट हैं ये भी आपके ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं होम साइंस यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपका ये आपका देखिए संस्कृत है, आपका भूगोल है, मनोविज्ञान है, विधि है और आपका भूगर्भ शास्त्र है और यौगिक विज्ञान है। इनके भी ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। तो इसका आपने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब जो यहाँ पर आपके नए सब्जेक्ट यहाँ पर चालू है तो इसके फॉर्म को हम देखते हैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो हम आपको डेमो पर्पज़ के लिए किसी एक सब्जेक्ट को अप्लाई करके दिखाएंगे। बाकी इन 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज यहाँ से हो जाएगी। तो ऑनलाइन फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र को सिंपल सा ओपन कीजिए, टाइप करना है MPPSC और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं प्रोसेस देखते हुए, और लैपटॉप PC यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आपको लिंक दिखेगी, इस लिंक पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को यहाँ पर चले आना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर चले आइए आप थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर कुछ एक अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक दिखेगी यहाँ पर आपको। तो आपको जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है इसी अप्लाई ऑनलाइन पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते चले जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी जो प्रिंट एप्लीकेशन दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। अब जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है तो उस सब्जेक्ट के सामने आपको जो अप्लाई के लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस PDF पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको देख लेना है। तो हम यहाँ पर डेमो पर्पज़ के लिए किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम चलिए हिंदी को ही दिखा देते हैं। आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं सभी का प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगा। तो पहले इसका नोटिफिकेशन को देख लेते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है, फिर इसके बाद फॉर्म फिल का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट वीडियो को देख तो लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो आप छोटा सा ही अपना योगदान यहाँ पर आप दे सकते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर हिंदी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, आप भी अपने विषय का यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। बाकी इसमें देखिए आपकी जो भी जानकारी है यहाँ पर आपकी 10th के अनुसार रहेगी, और आपकी आयु की गणना है जो 1 जनवरी 2026 के अनुसार यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। इसमें बाकी इसकी पोस्ट देख लेते हैं। तो सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर इसी प्रकार से पोस्ट देख लेना है। जैसे हम हिंदी की बात कर लेते हैं तो 57 आपकी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। बाकी आपकी यहाँ पर पोस्ट है और आपकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर या तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपके पास जो सेट है वो सेट यहाँ पर क्वालिफाई आपका होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए जो अदर स्टेट के सेट के आपके एग्जाम होते हैं वो आपके यहाँ पर वैलिड नहीं रहेंगे। आपने यदि नेट निकाला है तो आप तो यहाँ पर एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपको जो MPPSC का ही सेट है वो आपने क्वालिफाई किया है तो भी इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट के हों कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप सभी जानकारी को एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई यहाँ से करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो सामने आपको अप्लाई की लिंक दिख रही है इसी लिंक पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो बाद में आपको फोटो सिग्नेचर रिचार्ज करने में समस्या आएगी। तो आपको हम पूरी प्रोसेस वहाँ पर समझाएंगे। तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको जो चेकबॉक्स दिख रहा है घोषणा का इसको यहाँ पर आप टिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपको जितने जो ब्लू कलर के नोटिफिकेशन दिख रहा है, एक आपको 1, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है इस प्रकार से, एक आपका 3 इन सभी पर आपको क्लिक करना जरूरी रहेगा। यदि इन पर आप क्लिक नहीं करते यहाँ पर देखिए तो आपका फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो सभी पर क्लिक करके आपको इसको पढ़ना होगा। एक करके यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आप एक डाउनलोड हो जाएगा। बैक आ जाइए, दूसरा पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तीसरा पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से ये आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसको बाकी पढ़ सकते हैं शुद्धि पत्र में यहाँ पर क्या क्या टाइम पर यहाँ पर बोला गया है। इसी प्रकार से 4th नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपका ये भी डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। तो सभी को हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो आई एक्सेप्ट दिख रहा है, इस आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना इस प्रकार से।
अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट यहाँ पर करना है। अब आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्ट नाम आपको देखने को मिल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। यहाँ पर स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन है उसकी उपाधि का नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट तो आपने हिंदी से किया है, या आपका जो लैंग्विस्टिक है इनमें से जो भी आपने किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे हिंदी को सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी स्नातकोत्तर में अनुग्राहक यानी ग्रेस नंबर के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। आपको यदि ग्रेस लगा है आप पास हुई हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से यस करेंगे। यदि आपको ग्रेस नहीं लगा है आप डायरेक्ट ही पास हुई हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सही विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं उनको किसी एक मुख्य विषय के रूप में रिक्त पदों में सम्मिलित होने की पात्रता यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर देखिए अतिथि विद्वान के रूप में किए गए कार्य का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों या पद के विरुद्ध सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया है एवं शासकीय महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत थे, तथा अभ्यर्थी ने उसी विषय के जो सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो अपने इसी सब्जेक्ट से आपने पढ़ाया है और उसी सब्जेक्ट से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, आपने कहीं भी कुछ नहीं किया है तो डायरेक्ट नो पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे। और यदि आपने किया है तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब जैसे यस करते हैं मान लीजिए आप, तो यहाँ पर देखिए कि आप शासकीय महाविद्यालय में जो जन भागीदारी समिति के माध्यम से स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वान थे, यदि थे तो इस प्रकार से यस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आवेदक को अतिथि विद्वान को प्राप्त होने वाले लाभ दे नहीं होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी तो इस प्रकार से यदि नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना पत्र के आधार पर प्राप्त आयु सीमा छूट का उल्लेख आपको यहाँ पर करना कितने वर्ष तक की है, और इसका जो सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पर आगे अपलोड करना होगा। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी तो आपको डायरेक्ट नो पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो सभी डिटेल आपको 10th के मार्कशीट के अनुसार फिल करना है और कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करेंगे। आपका यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपका सरनेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली आपको छोड़ देना है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, आपको जानकारी कोई नहीं बताएगा फॉर्म में, आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती तो इन 3 में आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। आप बाकी फॉर्म तो एडिट कर पाएंगे लेकिन इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इसको चेक करके ही फिल करना है। या कहीं भी फॉर्म आप फिल करा रहे हैं बाहर से साइबर कैफ़े से तो उसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर मेल फीमेल है तो इस प्रकार से अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है आपको, ये आपको यहाँ पर ईयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ईयर यहाँ पर आ जाएगा। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपना आप मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है कैपिटल लेटर में ही। तो अपने फादर का नाम फिल कीजिए, आपकी मदर का नाम फिल कीजिए यहाँ पर आप। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या आप विवाहित हैं, यानी विवाहित हैं यदि मैरिड हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो आप अपने यहाँ पर पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जीवित बच्चों की संख्या, तो आपके जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर 1 हैं 2 हैं 3 हैं इस प्रकार से अपने सेलेक्ट करेंगे, या 0 है तो 0 को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद देखिए बाकी आपके यहाँ पर ऑप्शन क्लोज रहेगा। और यदि आप सिंगल हैं, अनमेरिड हैं, अविवाहित हैं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी हैं। अब यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम नो पर क्लिक करेंगे। सिर्फ आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपकी जो पात्रता की श्रेणी है अनरिजर्व यहाँ पर रहेगी। लेकिन यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे यूआर है तो यूआर सेलेक्ट कीजिए, एससी है तो एससी सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे आप एससी एसटी या ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो जाति का नाम है यानी कास्ट का नाम है, आपका सरनेम, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसी प्रकार से यदि एसटी है तो एसटी को सिलेक्ट कीजिए, और यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपकी जो पात्रता की श्रेणी है अब आपकी ओबीसी यहाँ पर आ जाएगी। आपका जो भी कास्ट का नाम है वो कास्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो भी जाति है, जाति प्रमाण पत्र है, उसका अथॉरिटी का नाम फिल करना है। तो जारी करते का पद नाम, अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र वही आपको अपलोड यहाँ पर जानकारी आपको इसकी फिल करनी है। तो जैसे आपका एसडीएम के द्वारा बनाया गया तो एसडीएम या एसडीओ इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। किस जिले से आपका इशू हुआ है तो आप अपना जिला को सेलेक्ट करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, यानी इस प्रकार से आप देखेंगे
तो एक आपको यहाँ पर प्रकरण क्रमांक दिखेगा, यानी रेजुलेशन नंबर दिखेगा, एक आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको डिजिटल वाली जाति प्रमाण पत्र में दिख रहा होगा। तो वही सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। किस दिनांक को जारी हुआ तो आपको इस प्रकार के सर्टिफिकेट में इस साइड में आपको डेट भी मेंशन दिख रही होगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल आपको कर देनी है, सही तरीके से ही आपको फिल ऐसे करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिसेबिलिटी की डिटेल। तो क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं आप, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से एस पर, और यदि यहाँ पर देखिए और बाकी जैसे एस पर क्लिक करते हैं तो आप क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जो जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया तो इस प्रकार से एस करेंगे। अब आपको डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी है, कितने परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल करेंगे, किस दिनांक को जारी हुआ है, और आपको परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है तो यस नो इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल आप नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है तो यस नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि लंबित है तो यस नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी आपको डिवेयर किया गया है तो एस अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है क्या मध्य प्रदेश शासन की अथवा नगर सेना निगम मंडल या स्वशासी संस्था में यानी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं तो इस प्रकार से एस करेंगे। फिर आप यदि एस करते हैं तो आपकी जो एनओसी है आपने नियोक्ता अधिकारी को सूचित किया तो एस नो में इसकी जानकारी आप देंगे। और यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं करते फ्रेशर हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप नो पर क्लिक करते हैं तो क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं, तो यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो ये रोजगार पंजीयन की जानकारी देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि अभी आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए तो रोजगार पंजीयन की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी, आपको हम दिखा देते हैं। तो कि जैसे हमने नो पर क्लिक किया आपका रोजगार पंजीयन का ऑप्शन यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी सिर्फ उनके लिए यहाँ पर आवश्यक रहेगा रोजगार पंजीयन, जो अदर स्टेट के उनके लिए पंजीयन की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप आएंगे आप तो यहाँ पर देखिए आपके पास रोजगार पंजीयन है तो एस करेंगे इस प्रकार से। अब आपका जो रोजगार पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन को किया है वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। आपका जो पंजीयन क्रमांक है वो पंजीयन नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और पंजीयन आपकी किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो आपको फिर फिल करना है। और यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया तो रिन्यू की दिनांक फिल नहीं करनी है, आप कार्ड में ही देखेंगे तो पंजीयन करने की दिनांक आपको यहाँ पर मेंशन होगी, तो वही दिनांक आपको फिल करनी है। अब बात आती है यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो हमारी तो आपको यही व्यक्तिगत सलाह रहेगी कि बाद की समस्या में आप ना पड़िए, आप पहले ही रोजगार पंजीयन को कर लीजिए और पंजीयन फिल करने के बाद यहाँ पर आप उसकी डेट को मेंशन कर दीजिए, ताकि बाद में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो सीधा फोकस आपके इंटरव्यू पर रहे। और आपको बात आती है रोजगार पंजीयन की, तो कैसे आपको करना है तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें कंप्लीट प्रोसेस आपको बताइए रोजगार पंजीयन की, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी रोजगार पंजीयन नहीं है तो यहाँ पर बोला गया कि अभी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर आप नो पर टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट MPPSC ऑफिस के लिए भेजेंगे तो उस टाइम पर आपको रोजगार पंजीयन भी आपको साथ में लगाना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। यदि आपके पास है तो सभी को जानकारी को फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। यदि एस करते हैं तो नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे, सेवानिवृत्ति की तिथि फिल करेंगे, आपका टोटल अनुभव ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। यदि नहीं है तो नो पर आप यहाँ से क्लिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दिए छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी जो इंटरकास्ट मेरिज इससे आप पुरस्कृत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि पहले ही आपने अनमेरिड पर टिक किया तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ पर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विक्रमार्क से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आवेदित पद हेतु अनिवार्य अहर्ता का विवरण। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको दी गई, एक आपको नेट का है, एक आपको MP सेट का, एक आपको PhD का है। तो यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो इस प्रकार से नेट पर क्लिक करेंगे, आप नेट का विषय फिल करेंगे, जैसे अपना हिंदी से फिल कर रहे हैं तो हिंदी फिल करेंगे। उत्तीर्ण दिनांक आपने किस डेट को पास किया वो फिल करेंगे, आपका नेट का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। और यदि आप नेट पास नहीं है आप इसको अनटिक करेंगे, आप सेट पास है तो सेट को टिक करेंगे। आप यहाँ पर देखिए सेट का विषय फिल करेंगे, अपने किस सब्जेक्ट से पास किया वो यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करेंगे, किस दिनांक को पास हुए वो फिल करेंगे, आपका रोल नंबर फिल करेंगे। और आपका जो सेट का स्कोर कार्ड है जिसने डाउनलोड नहीं किया तो सेट के आपके स्कोर कार्ड भी आ चुके हैं जो आपके रिसेंटली एग्जाम हुआ था। और यदि आप दोनों पास हैं, अब नेट भी पास है और सेट भी पास है तो इसको भी टिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर यहाँ पर नेट का विषय फिल करना है, पासिंग डेट फिल करनी है, रोल नंबर फिल करेंगे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको सेट की जानकारी फिल करनी है, यहाँ पर
और यदि इनमें से आप किसी एक में पास, जैसे नेट में पास नहीं सेट में पास है तो सब सेट की जानकारी फिल कीजिए, या आप सिर्फ नेट अकेले पास हैं तो नेट की जानकारी फिल कीजिए। और यदि पीएचडी पास है यहाँ पर तो देखिए पीएचडी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पीएचडी के संबंध में आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसको एक बार आपको रीड आउट कर लेना है। यहाँ पर फुलफिल आप यहाँ पर जी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं या नहीं करती हैं, और आपका जो पंजीकरण संख्या है, पंजीयन तिथि, विषय, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल आपको करना होगा। यदि पीएचडी पास नहीं है आप तो सिंपल आप नेट है तो नेट, या सेट है तो सेट, तो यदि दोनों है तो दोनों। हम यहाँ पर सिर्फ सेट की जानकारी फिल कर देते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी सिर्फ नेट ही पास हैं तो ही यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आपकी स्टेट का सेट यहाँ पर नहीं चलेगा। आपने सिर्फ यदि एमपी सेट निकाला है तो फिर इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट, इन सभी जानकारी को यहाँ पर आपको फिल कर देना, आपके विषय, पासिंग दिनांक, रोल नंबर। अब इसका देखिए नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो सबसे पहले हाई स्कूल की जानकारी फिल करनी है 10th की। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं, या चाहें तो इस प्रकार से आप हाई स्कूल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आपकी जो पासिंग सिस्टम क्या ग्रेड या सीजीपी सिस्टम रहा है या आपका डिवीजन सिस्टम रहा। यदि आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम रहा है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम है तो फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक भी फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने विषय का नाम फिल करेंगे, आपके 10th में कितने सब्जेक्ट रहे हैं। तो आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं, जैसे आपको हम दिखा देते एक बार हिंदी। आपको हिंदी एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, नहीं तो बाद में आपका रेड हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको स्पेशल कैरेक्टर कोई भी यहाँ यूज नहीं करना है। हिंदी लिखेंगे, स्पेस देंगे, इंग्लिश लिखेंगे, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं। या आप सिंपल से चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऑल जनरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आपका डिवीजन सिस्टम है तो इस प्रकार से डिवीजन सिस्टम को टिक कीजिए। पूर्णांक आपके कितने थे, तो आपके जो भी 10th में पूर्णांक थे वो फिल करेंगे। आपको कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको अपने जो भी प्राप्तांक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं आपके प्राप्तांक फिल करेंगे। यहाँ पर आप आपका परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं तो अपना डिवीजन सेलेक्ट कीजिए। किस बोर्ड से पास हुए हैं, तो जैसे एमपी बोर्ड से पास हुए तो आपका एमपी बोर्ड फिल करेंगे, या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई, या आपका अदर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपका कोई भी बोर्ड हो सकता है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो पासिंग ईयर, आपने 10th किस वर्ष कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट 12th, इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी, या आपका उसके समझ कोई डिप्लोमा, तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो हायर सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी प्रणाली, आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो वो फिल करेंगे। अब 12th में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट रहे तो वो फिल करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट फिल कीजिए, आपको कॉमा नहीं लगाना है, स्पेस देना है। इंग्लिश आपका, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री रहा है, हिंदी रहा आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए, इस प्रकार से जो भी आपकी मेजर सब्जेक्ट रहे आपके 12th में फिल कर देंगे एक एक करके। आपके पूर्णांक कितने थे तो ये आपके बोर्ड के अनुसार अलग अलग भी हो सकता है, तो आपके अनुसार यहाँ पर फिल करेंगे। आपको कितने यहाँ पर प्राप्त हुए हैं तो अपने अनुसार जो फिल करेंगे। कितने आपके परसेंटेज बढ़े तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो फिल करेंगे। आपके अपने बोर्ड का नाम फिल करना, आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपका पासिंग ईयर और आपका रोल नंबर फिल आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में जैसे आपने क्या किया है, तो जैसे बीए किया तो इस प्रकार से बीए फिल करेंगे। आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था वो फिल करेंगे। अब आपके बीए में कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट रहे वो फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी मेजर सब्जेक्ट रहे हैं सबका, मान लीजिए हिंदी रहा आपका, इस प्रकार से आपका जैसे हिंदी रहा, हिस्ट्री रहा आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका पॉलिटिकल साइंस, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे आपके ग्रेजुएशन में वो फिल कर देंगे। आपके पूर्णांक प्राप्तांक कितने थे, परसेंटेज, डिवीजन, आपके यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। आप अपना यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो फिल करेंगे और पासिंग ईयर फिल आप कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जैसे आपने एमए किया था इस प्रकार से एमए फिल करेंगे। ग्रेड या सीजीपी सिस्टम किया था तो वो फिल करेंगे। आपका विषय ऑटोमेटिक हिंदी आ जाएगा क्योंकि अब हिंदी विषय का फिल कर रहे हैं। बाकी इन सभी डिटेल को आपको यहाँ से फिल कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है परीक्षा सेंटर। तो प्रशासनिक दृष्टि से परीक्षा केंद्रों में शहर में परिवर्तन का अधिकार आयोग के पास होगा। तो फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर 4 सिटी में ही एग्जाम होने वाले हैं, तो फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए, सेकंड सेलेक्ट कीजिए, थर्ड सेलेक्ट कीजिए और अपना 4th एग्जाम सेंटर को आप यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट बाकी सभी जानकारी आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बैंक विवरण की जानकारी। तो बैंक अकाउंट की डिटेल आपको स्वयं के ही फिल करना है, जिसके नाम से आपका फॉर्म फिल हो रहा है। किसी अदर पर्सन या अदर व्यक्ति की जानकारी आपको फिल नहीं करनी है। तो बैंक का नाम आप फिल करेंगे। आपका जो भी बैंक है इस प्रकार से अपना बैंक की जानकारी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपकी जो भी बैंक है इस प्रकार से IFSC कोड, तो आपका जो बैंक का पासबुक है उसके फ्रंट पेज पर सभी कुछ आपको लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर IFSC कोड फिल कीजिए। शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम आपको फिल करना, ये भी आपके पासबुक पर लिखा मिल जाएगा।
ब्रांच कोड भी आपको पासबुक का लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर खाता धारक का नाम फिल करना। अब यहाँ पर देखिए आगे आपको बहुत सी समस्या यहाँ पर आएगी, बहुत सी कैंडिडेट के लिए। तो अब आपका जो भी नाम इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे और नाम फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका यदि लास्ट में इस प्रकार से कोई स्पेस हो जाता है इस प्रकार से, तो इसको आपको रिमूव कर देना है, नहीं तो बाद में एरर दिखेगा कि कृपया खाता धारक का नाम ऐड करें। तो इस प्रकार से आपकी समस्या नहीं आएगी, इस प्रकार से आपको फिल करना है। अब आपका जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो बैंक की पासबुक फ्रंट पेज जिसमें आपका अकाउंट की जानकारी आपका डिटेल दिख रही है, तो उसकी पासबुक की जो फ्रंट पेज उसको भी अपलोड करना होगा। तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको 200 KB तक इसको आपको अपलोड करना होगा। तो आगे इसको अपलोड करने में समस्या होगी तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको इसके में रिसर्च करने की प्रोसेस बताएंगे, इसके डायमेंशन आपको क्या रखना है ताकि यहाँ पर पासबुक आपका अपलोड हो जाएगी। तो अभी इसको हम बाद में बताते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करके। इसका देखिए नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, तो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी कम्युनिकेशन एड्रेस वो फिल करेंगे। आपका जो भी स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी ज़िला है आपका ज़िला यहाँ पर देखने को आपका मिल जाएगा। आपका पूरा एड्रेस, गली, मोहल्ला, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट सब कुछ आपको इसी बॉक्स में आपको फिल करना है। आपका जो एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर फिल कर देंगे। लैंडमार्क, यदि कोई विशेष लैंडमार्क पहचान चिन्ह है तो फिल कीजिए, नहीं तो आपको इस प्रकार से नो मार्क्स की एंट्री आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। देखिए नेक्स्ट है आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और ये स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग इनकी एंट्री आप कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो, तो फोटो भी आपको अब देखिए मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक आपको अपलोड करनी है। तो अब फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर और पासबुक। इसके बाद आपको पहले हम डायमेंशन दिखा देते हैं कैसे आपको क्या रखना है। फोटो अपलोड करते समय आपको फोटो का ध्यान रखना है, फोटो को रिसेंटली कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड की, और उसको आंखें आपकी क्लियर दिखनी चाहिए। और यदि आपको पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो चश्मा आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, आपकी आंख क्लियर दिखनी चाहिए। और आपको टोपी वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। और आपको सेल्फी फ़ोटो भी अपलोड आपको नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। और वाइट बैकग्राउंड की फोटो आपको अपलोड करनी है। अब फोटो का आपको कुछ डायमेंशन हमने निकाल के रख लिया है, तो यहाँ पर आप इन डायमेंशन का आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो आपका जो विड्थ है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी सिग्नेचर की है, ये आपकी पासबुक की है। इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनको आपको रिसर्च कैसे करना है तो चलिए वो तरीका और आपको हम दिखा देते हैं, उसको आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इमेज रिसर्च करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं, किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी एक टूल का आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर हम allmultitool.com यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं या किसी और टूल का भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का सेम ही आपका लगभग रहता है। तो जैसे इसको यूज करते हैं तो आप इस प्रकार से allmultitool.com पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसको देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, आपको जो फ्री इमेज रिसर्चर दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपनी गैलरी से फोटो, सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कैसे आप इसको रिसर्च करेंगे। तो अपने जैसे सिग्नेचर है या फोटो, इसको पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए जैसे हमने सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, इसी प्रकार से अपने सिग्नेचर को आप फोटो को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो विड्थ दिख रहा है यहाँ पर 591 फिल कीजिए, यहाँ पर हाइट में 236 फिल कीजिए, यहाँ पर आपका पिक्सल आ जाएगा। अब यहाँ पर DPI है तो यहाँ पर आप 300 फिल कर दीजिए, तो आपकी जो डॉट पर इंच आपकी सही रहेगी, आपकी फोटो ब्लर नहीं रहेगी। और यहाँ पर आपको साइज दिख रहा है तो साइज में आपको फिल करना है। आप 100 KB तक इसको आप अपलोड कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आपकी साइज रहेगी फोटो आपकी उतनी ही क्वालिटीदार रहेगी, आपकी फोटो ब्लर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जैसे हम 90 KB के आसपास कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर आपको JPG कर देना है और आपको रिसर्च इमेज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपकी इमेज आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इसको डाउनलोड आपको कर लेना है। ये आपकी यहाँ पर फोटो आ चुकी, इसी प्रकार से आप इसको जब यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आ चुका, इसी प्रकार से फोटो पर आएंगे आप तो फोटो का डायमेंशन ये देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो 414 ये आपको विड्थ रखना है और 509 आपको हाइट रख देना है। तो फोटो के लिए यहाँ पर आप 414 फिल करेंगे विड्थ में और हाइट के लिए 509 फिल कर देंगे। वही सेम आपका DPI 300, साइज अब लगभग 80-90 KB कीजिए और JPG कीजिए और रिसर्च की क्लिक कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो अब इसको डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो आगे आप इसको, तो यहाँ पर आप 700 रख देंगे, यहाँ पर इसको आप 800 रख देंगे। अब बाकी इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा डायमेंशन का इस प्रकार से। और इसकी साइज यहाँ पर आपको तो जो पासबुक है पासबुक आप 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लगभग 180 KB कर देना है। यहाँ पर आप लगभग 180 के आसपास कर देंगे तो आपकी अच्छी ज़्यादा यहाँ पर क्वालिटी में देखिएगी, आपकी ब्लर नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसको रिसर्च करके अभी आपकी अपलोड नहीं होगी, एक काम और आपको करना होगा। जो भी अभी अपने डॉक्यूमेंट को रिसर्च किया जैसे सिग्नेचर, फोटो, इनके लिए आपको अपने फाइल प्रॉपर्टी में आना है। यहाँ पर आपको इसका रीनाम करना है। तो यहाँ पर रीनाम में आएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लिखा है सभी को रिमूव कर देंगे। सिंपल आप सिग्नेचर रख देंगे या इस प्रकार से आप छोटा सा कुछ भी लिख दीजिए और ओके पर क्लिक करके इसको आप सेव करिए। इसी प्रकार से फोटो को, इसी प्रकार से पासबुक को। तो अब आप यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करेंगे, इस चेकबॉक्स को टिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, आपके अपनी ईमेल ID फिल कीजिए, इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को आपको हमने प्रोसेस बता ही दिया। सिग्नेचर को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से आपका सिग्नेचर दिखेगा, इसी प्रकार से आपकी फोटो दिखेगी। जो चेकबॉक्स है इसको यहाँ पर आप टिक कीजिए इस प्रकार से।
और इसका देखो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो उसको आप सुधार लीजिए, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का मैसेज आएगा, आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी कैटेगरी इस प्रकार से रहेगी। और इसको एक बार आप देख लीजिए, आपकी खासकर प्रथम नाम, मध्य नाम और लास्ट में कोई भी त्रुटि सुधार नहीं होगा, बाकी पूरा फॉर्म तब का एडिट हो जाएगा। इसलिए सभी को चेक कर लेना, यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए, नहीं तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस ओके पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को पहले नोट कर लेना है। और आपको यहाँ पर फीस प्राप्त नहीं हुई इस प्रकार का वाटर मार्क भी आपको दिख रहा होगा। तो आपको स्क्रॉल करते हुए चले जाना नीचे को, आपको फीस पे करनी होगी। तो फीस पे करने के लिए अब यहाँ पर देखिए आपकी कैटेगरी के अनुसार फीस दिखेगी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी आपको 290 रुपये दिखेगा। यदि आप यूआर कैटेगरी अभ्यर्थी, अदर्स के अभ्यर्थी तो आपको 500 ये और 40 रुपये टोटल चार्ज, इस प्रकार से 540 रुपये आपको दिखेगा। तो अब आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, आपके यदि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में कोई मिस्टेक हो चुकी है या पूरे फॉर्म में ही कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अब इस फॉर्म की फीस पेमेंट मत कीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए, दोबारा से एक नया फ्रेश फॉर्म फिल कर लीजिए, उसको फिल कीजिए। तो कई वाला फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो आप नया फॉर्म फिल करेंगे वो आपका एक्सेप्ट रहेगा। क्योंकि यदि आपके नाम में गलती हो जाती है और फीस भी पेमेंट कर देते हैं तो नाम आपका किसी भी हालत में नहीं सुधार पाएंगे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ही काम आपको करना है। अब आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आप क्लिक कीजिए सिंपल सा। अब आपको इस प्रकार का मैसेज दिखेगा, यहाँ पर पेटीएम से करना है या आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इससे करना है। यदि आपको फोन पे, जीपे, पेटीएम, क्यूआर कोड से करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग से करना है या यूपीआई से करना है। तो यूपीआई पर आप सिंपल से यहाँ से क्लिक कीजिए। जैसे आप यूपीआई सेलेक्ट करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको ऐप्स दिख रहा है जिसमें आपका फोन पे, जीपे इंस्टॉल है तो इससे पर क्लिक कर सकती हैं। ये आपका जो क्यूआर कोड दिख रहा है इस क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे आप, सबसे बेस्ट क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को क्लिक कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर एक 100 क्यूआर कोड दिखेगा, इस 100 क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड शो हो जाएगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करें भी फोन पे, जीपे, पेटीएम किसी माध्यम से अपनी फीस को पे कर दीजिए और पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका वाटर मार्क दिख जाएगा, भुगतान है। और पेमेंट करने का आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी कंफर्मेशन मैसेज सेंड किया जाता है, आपका एप्लीकेशन नंबर भी सेंड किया जाता है। लेकिन बाई चांस वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं लेकिन आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है तो होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पे अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आपको दिखा देती है हम इस प्रकार से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं तो आपका वही पेज आपका ओपन हो जाएगा, आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म को रिप्रिंट करना है, आपने फीस पेमेंट कर दिया, फॉर्म को डुप्लीकेट रिसिप्ट चाहते हैं यानी फॉर्म को प्रिंट करना है तो इस पर क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके अपने फॉर्म का रिप्रिंट कर सकते हैं। और यदि आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके तो इस पर क्लिक करके डिटेल फिल करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 को सेलेक्ट करके आप अपना एप्लीकेशन नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी, आप इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आप कमेंट करके बोलेंगे आपको जिस भी सब्जेक्ट का तो उस सब्जेक्ट का अलग से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।